Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will talk about kings and kingdoms. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, राजपूत्स और पालास के बारे में. So let's get started. So the 7th century in India saw the rise of various regional powers. Some of the big landlords or warrior chiefs who were acknowledged by the existing kings as their subordinates called Samantas gained power. बेसिकली ये बात हो रही है 7th सेंचुरी के टाइम की. इंडिया में जब एक राइज देखने को मिला अलग अलग रीजनल पार्ट्स का, यानी कि इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. तो इंडिया में फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट पे कोई और रूल कर रहा है, ईस्टर्न पार्ट पे कोई और है, नॉर्दर्न पार्ट में कोई और किंग है एंड सदर्न पार्ट में कोई और डायनेस्टी है. तो ऐसे ये 7th सेंचुरी के टाइम इंडिया में एक राइज देखने को मिला जहाँ पे अलग अलग रीजनल पार्ट्स अलग अलग रूलर्स और किंग्स के हाथ में आ गई थी. अलग अलग रीजन की पार, बेसिकली जो रीजनल पार हम बोलते हैं वो कुछ ऐसे बिग लैंडलॉर्ड्स थे या फिर वॉरियर चीफ्स थे जो कि एक्नॉलेज थे एग्जिस्टिंग किंग्स के द्वारा एज देयर सबॉर्डिनेट्स के रूप में वो थे. उन्हें हम समांथास बोलते थे, जो जिन्हें बहुत पावर मिल गई थी. क्योंकि जो उनके किंग थे वो अलग अलग फाइट्स में बिजी रहते थे. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है कन्नौज, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा देर तक फाइट चली थी काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ और किंग्स और रूलर्स के बीच में. तो उसमें क्या हुआ था कि जो अलग अलग किंग्स थे वो कन्नौज के ऊपर फोकस कर रहे थे एंड जो उनके पीछे के पार्ट थे डायनेस्टी के, वहाँ पर जो समांथास थे, यानी कि जो छोटे लेवल के किंग्स थे जिन्हें कि वहाँ पर बस ड्यूटी के लिए रखा गया था, वो सोचने लगे थे कि अरे किंग तो वहाँ फाइट में बिजी है तो हम इस एरिया पे अपना रूल करेंगे. एंड देन उस एरिया को उन्होंने उस डायनेस्टी से हटाकर अपनी ही एक अलग किंगडम के रूप में घोषित कर दिया था. तो वहाँ पे क्या हुआ था उस टाइम पे जब ये सब फाइट्स होने लगी तो कुछ समांथास थे जिन्हें पावर मिल गई. So they gradually began to carve out kingdoms for themselves and attack others to gain more area under their rule. तो वही बात है कि फिर उन्होंने धीरे धीरे किंगडम का पार्ट जो उनके हाथ में था वो उन्होंने उस किंगडम से हटा दिया और एक अपनी अलग ही डायनेस्टी बनाना शुरू किया एंड छोटे छोटे किंग्स को वो डिफीट उन्होंने करना चालू किया सो दैट कि उनके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो सके वो आ जाए लैंड का, एंड जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पर रूल कर सकें. The Rashtrakutas were subordinates to the Chalukyas. However, in the mid-8th century, a Rashtrakuta chief named Danti Durga overthrew his Chalukyan overlord and established himself as the king of the Deccan. तो राष्ट्रकूतास चालुक्यास के सबॉर्डिनेट्स थे. अब क्योंकि किसी रीज़न से mid-8th सेंचुरी के टाइम क्या हुआ, एक राष्ट्रकूता थे, एक राष्ट्रकूता चीफ थे, उनका नाम था दंती दुर्गा. तो उन्होंने जो उनके चालुक्यन ओवरलॉर्ड और जो किंग थे, बेसिकली कुछ पार्ट उनके हाथ में चालुक्यन किंग ने उन राष्ट्रकूता यानी दंती दुर्गा को दिया था कि ये किंगडम का पार्ट तुम मैनेज करना या फिर ये किंगडम का पार्ट तुम संभालना. एंड जब चालुक्यास कन्नौज की फाइट में बिजी थे तब दंती दुर्गा ने क्या किया, डेक्कन के उतने पार्ट का किंग अपने आप को घोषित कर दिया. क्योंकि वहाँ पे जो जनता रहती थी उन्हें क्या पता कि वहाँ का जो किंग है वो कोई और है, एंड जो दंती दुर्गा एक सबॉर्डिनेट था वो सिर्फ मैनेज करने के लिए दिया गया है, मैनेज करने के लिए उसे एक पार्ट दिया गया है, राइट. तो दंती दुर्गा ने अपने आप को उस पर्टिकुलर डेक्कन का राजा घोषित कर दिया बिकॉज चालुक्यास बहुत बिजी थे कन्नौज की फाइट में, जो कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो मेन बिलोंगिंग टू अदर प्रोफेशन also began establishing kingdoms for themselves. ऐसे ही और भी लोग अलग अलग प्रोफेशन के थे, वो भी अपने आप को राजा मानने लगे और अपने अलग ही किंगडम्स उन्होंने स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए. फॉर एग्जाम्पल, Mayura Sharman from Kadamba dynasty and Harichandra from Gurjara Pratihara dynasty were Brahmins who established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. वैसे ही कुछ यहाँ पे और भी सबऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया है. पहले तो एक दंती दुर्गा थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया. कुछ ऐसे ही और सबऑर्डिनेट्स थे जैसे कि मयूरा शर्मन जो कि कादम्बा डायनेस्टी के थे और हरिचंद्र जो कि गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के थे. वो ब्राह्मण्स थे और उन्होंने अपने किंगडम स्टैब्लिश किए.
तो मयूरा शर्मन ने कर्नाटका में अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की और हरिचंद्र ने राजस्थान में अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की. These kingdoms were not as vast as the empires created by the Mayuras or Guptas, and they were involved in constant warfare. बेसिकली ये जो किंगडम्स थे, जो कि छोटे मोटे सबॉर्डिनेट्स ने हड़प लिए थे क्योंकि उनके जो मेन किंग थे और लॉर्ड थे वो कहीं और बिजी थे, तो उनका एम्पायर ऑफ कोर्स उतना बड़ा तो था नहीं. उन्हें जितना एरिया मिल सका उन्होंने उस पर अपना राज किया एंड अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया. तो उनके पास ज़्यादा एरिया नहीं था जैसे कि मौर्याज एंड गुप्ताज के पास था उस टाइम पर. Some of the important dynasties of this period were the Rajputs, Gurjara Pratiharas, Palas, Rashtrakutas and the Cholas. अब इस पर्टिकुलर पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और किंगडम्स थे. सबसे पहले राजपूत्स, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. गुर्जारा प्रतिहारास, जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. पालाज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वी हैव राष्ट्रकूतास एंड चोलाज ऑल्सो, जो कि हम फर्दर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. मूविंग फर्दर, पहली डायनेस्टी जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज द राजपूत्स. द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा विच मीन्स सन ऑफ किंग. तो राजपुत्रा वर्ड से ही हमें पता चल रहा है यानी कि राजा का पुत्र, यानी राजा का बेटा, सन ऑफ द किंग. तो राजपूत एक ऐसा वर्ड है जो कि संस्कृत के एक शब्द से लिया गया है. कौन सा शब्द? राजपुत्रा, जिसका मतलब होता है सन ऑफ द किंग. The term is applied to a group of warriors who claim to belong to the क्षत्रिय caste. तो बेसिकली ये जो टर्म है ये अप्लाई की जाती है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वॉरियर्स पे जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं. Clans claiming to be Rajputs were spread out over north and northwestern India. The Rajputs claimed to be either Suryavanshi, which meant descendants of the sun, or Chandravanshi, which means descendants of the moon. Basically यहाँ पर जो राजपूत थे वो दो ग्रुप्स में बट गए. वो या तो अपने आप को बताते थे कि या वो सूर्यवंशी हैं, यानी कि उसका मतलब हुआ डिसेंट ऑफ द सन. डिसेंट मतलब होता है रिलेटिव ऑफ अ पर्सन हु हैड बीन लिव्ड इन द पास्ट. ये बेसिकली इसका मतलब होता है. तो राजपूत दो पार्ट में बट गए थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी. सूर्यवंशी का मतलब होता था डिसेंडेंट्स ऑफ द सन और चंद्रवंशी का मतलब होता था डिसेंडेंट्स ऑफ द मून. मूविंग अहेड, some clans also claimed that they emerged from a sacred fire. That is, they belong to the fire family, that is Agnikula. कुछ ऐसे भी थे राजपूत जो ये बताते थे, ये दावा करते थे कि वो they have been emerged from a sacred fire और इसीलिए वो फायर की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसे बोलते हैं अग्निकुला. And where and how the Rajputs originated remains shrouded in mystery. और इसीलिए एक ये बहुत बड़ी मिस्ट्री रह गई थी कि ये कहाँ से राजपूत ओरिजिनेट हुए एंड क्यों इतने सारे इनके अलग अलग ग्रुप्स बन गए, अग्निकुला, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, एंड क्यों ये अपने आप को अलग अलग जगह से एंड अलग अलग कास्ट एंड अलग अलग ग्रुप से बताते थे. Many believe that the Rajput were the descendants of various tribes from Central Asia such as Shakas, कुशानाज, हंस एंड गुर्जार्स. बेसिकली काफ़ी सारे लोग ये भी बताते हैं, ये भी दावा करते हैं कि वो जो राजपूत थे वो डिसेंडेंट्स थे काफ़ी सारे ट्राइब के सेंट्रल एशिया से, जैसे कि शाकाज, कुशानाज, हंस और गुर्जार्स. These tribes married into local communities. और ये जो ट्राइब्स थे ये शादी करते थे लोकल कम्युनिटीज़ में. Major changes took place in the Indian subcontinent after the death of हर्षवर्धना and the decline of मगध kingdom. तो ज़्यादातर जो चेंजेस थे जो कि देखने को मिले थे इंडिया में, इंडिया के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो हर्षवर्धना की डेथ के बाद और जो मगध किंगडम था उसकी डिक्लाइन के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिले थे. The Gurjara Pratiharas, a Rajput clan, rose to prominence in the North India. Later on, various Rajput clans such as Tomars, Chamanas or Chauhans or Chandelas or Gahadawalas, Paramaras and Solankis began to build their own kingdoms and gained prosperity. फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो
राजपूत क्लास थे जैसे कि तोमर, चहमनाज, चौहान्स, चंडेलाज, गहादवालाज, परमाराज, सोलांकीज, इन्होंने अपने अपने किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए और बाद में फिर उन्होंने प्रॉस्पेरिटी गेन कर ली। मूविंग अहेड, पालाज। पालाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स गो थ्रू दैट ऑल्सो। द पालाज वर एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन द ईस्टर्न इंडिया। ये जो पालाज थे इन्होंने कहाँ पर रूल किया था, ये कैसी डायनेस्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल डायनेस्टी थी ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया मतलब कि 7 सिस्टर्स, असम एंड ऑल ऑफ दैट, असम, अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं इंडिया के, वहाँ पर यानी ईस्टर्न पार्ट में पालाज ने रूल किया था और ये उनकी वहाँ की डायनेस्टी थी। The Pala kingdom was established by Gopala, who is believed to have been elected by the people. Basically जो पाला किंगडम था वो किसने establish किया था, तो वो थे गोपाला, एंड ये माना जाता है कि उन्हें वहीं के लोगों ने ही इलेक्ट किया था। यानी कि जैसे इलेक्शंस होते हैं, आप इलेक्ट करते हो, आपको जिस भी कैंडिडेट को वोट करना होता है आप उसे वोट करते हो, तो उस टाइम पे भी लोगों ने ही वोट किया था गोपाला को कि वो इस्टेब्लिश करें पाला किंगडम। एंड हिज सन यानी कि गोपाला के जो बेटे थे धर्मपाला, उन्होंने कन्नौज को कॉन्क्वर किया काफ़ी लंबे पीरियड के लिए, यानी कि उनका कन्नौज पे उन्होंने रूल किया। द पाला किंगडम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड बंगाल। तो जो पाला किंगडम था वो काफ़ी सारे रीजन्स पे बढ़ता चला गया फ्रॉम 7 सिस्टर्स, यानी कि वो असम, अरुणाचल प्रदेश पे तो था ही उनका राज, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी और किंगडम थी उससे फिर आगे स्प्रेड किया बिहार, पहले वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार तक भी उन्होंने कर दिया था। बेसिकली अभी का वो जो एरिया है वो बिहार एंड बंगाल के नाम से जाना जाता है, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, वो फिर पाला किंगडम में ही आता था। देवपाला गोपाला's ग्रैंडसन, यानी कि गोपाला के जो पोते थे देवपाला। सबसे पहले तो बात करते हैं गोपाला के बेटे धर्मपाला एंड धर्मपाला के बेटे देवपाला। वो गोपाला के ग्रैंडसन थे। उन्होंने एक्सपैंड किया था किंगडम की बाउंड्रीज को, इंक्लूडिंग असम, मैंने जैसा बताया असम, ओडिशा तक भी उन्होंने एक्सटेंड किया था पाला किंगडम को, एंड नेपाल के भी कुछ पार्ट्स पे उन्होंने रूल किया था। द पालाज वर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म के पैटर्न थे। अब जो फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो धर्मपाला ने ही इस्टेब्लिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs, फिलअप्स किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि विच यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाला, या फिर द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय होम। तो ये दो आपको याद रखने हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड ये जो नाम है धर्मपाला, ये दोनों आपको याद रखना है। सो विक्रमशिला विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाला, या फिर धर्मपाला स्टैब्लिश्ड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, राइट। एंड या विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे और भी डायनेस्टीज़ को, जैसे कि जो गुर्जारा प्रतिहारास थे वो, राष्ट्रकूटाज एंड ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में है ये बताया गया है कि जो कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैनी थिंग्स। बहुत मिनरल्स थे वहाँ पर एंड रिसोर्सेज एंड ट्रेडिंग का भी बहुत अच्छा वहाँ का रूट था। तो बेसिकली कन्नौज की जो फाइट थी पालाज, गुर्जारा प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज, वो काफ़ी सारे डिकेड्स एंड काफ़ी सारे सालों तक चली थी, वही ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में बताया गया है। एंड इकोनॉमी, एंड देन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अफ़गानिस्तान से, अफ़गानीज थे वो, और जो इंडिया में आए थे रूल करने, जैसे महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ घोर, राइट। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया में आए थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चोला किंगडम और चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में, इन दी फर्दर अपकमिंग पार्ट्स, वी विल डिस्कस। सो या, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.